Hello students, my name is Sagar Pandya and welcome back to the YouTube channel. Let's start with the second part of applied history. हम लोगों ने applied history last time देखा था about the first part. Today we are going to start with the second part of applied history. In this chapter, in this part we are going to learn about applied history and our present. तो शुरू करते हैं. The visible and the invisible relics of the past exist in the present. जो relics, जो remains past में थे, उसके visible रिमेन्स relics का मतलब होता है रिमेन्स, उसके विजिबल और इनविजिबल रिमेन्स हिस्ट्री के हम लोगों को पास्ट के हमारे पास है. सो देर इज अ क्यूरियोसिटी, देर इज अट्रैक्शन कि भाई ऐसा क्या था. जैसे ताजमहल अगर नहीं देख रहे हैं तो ताजमहल अगर नहीं देखा है रादर तो हम देखने जाते हैं. क्यूरियोसिटी है कि यार ऐसा क्या है, इतना क्यों ब्यूटीफुल बोला जाता है. देर इज अट्रैक्शन टूवर्ड्स इट, राइट. सो वो रिप्रेजेंट करता है क्रिएटिव थॉट्स. जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे रेलिक्स है, रिमेन्स है जो क्रिएटिव थॉट्स दिखाते हैं. जैसे अजंता एंड एलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, हम लोगों को क्रिएटिव थॉट्स दिखते हैं उसमें. अलॉन्ग विद दैट अपने ट्रेडिशन, आवर एंसेस्टर्स के जो ट्रेडिशन है वो देखे जाते हैं. जैसे एक फेमस कुंड है जिसको हम लोग ब्रह्म कुंड बोलते हैं. वो कुंड में अपने एंसेस्टर्स ने पूजा की थी, या फिर हवन कुंड में बहुत सारे ऐसे विधियां की जाती थी. तो वो क्या है, वो ट्रेडिशन है हमारे एंसेस्टर्स का. हेरिटेज बिल्ड्स आवर आइडेंटिटी. इसके बेसिस पे ही, ये हेरिटेज जो है उसके बेसिस पे ही हमारे आइडेंटिटी बनता है. एंड दैट इज व्हाई हिस्ट्री ऑफ आवर हेरिटेज लिंक्स अस विद आवर एंसेस्टर्स. नीड्स फॉर आवर प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन इज नेसेसरी. दिस इज बेनिफिट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन. हम जाके वहां पे गंदगी फैलाएंगे, उसको वो चीज को गंदा करेंगे. हम लोग वो हेरिटेज साइट्स पे जाके कुछ ऐसी चीजें फैलाएंगे जो गंदगी फैला रहा है, तो वो एक्सेप्टेबल है क्या? ऑब्वियसली नहीं. हम लोग वहां पे जाके कचरा करेंगे. और बहुत सारी जगह पे हम लोग ये देख सकते हैं, लाइक अच्छे ट्रीज रहेंगे या फिर ऐसे मॉन्यूमेंट्स रहेंगे, उसके ऊपर गार्निशिंग एकदम डार्क कलर्स के से वो लोग लिख देंगे कुछ ना कुछ. मतलब अभी ट्रीज के ऊपर ABC लव्स XYZ क्या क्या लिखा हुआ रहता है. तो दैट फील्स पैथेटिक. तो उसके लिए हमें एज दिस जनरेशन वी हैव टू टेक दिस प्लेज कि हमारा नेक्स्ट जनरेशन जो होगा उसके लिए हमें ये चीजें, ये मॉन्यूमेंट्स, ये हेरिटेज साइट्स हमें प्रिजर्व करनी है. हाउ विल वी डू दैट? ऑब्वियसली अप्लाइड हिस्ट्री के थ्रू हेरिटेज मैनेजमेंट सीखते हैं. एंड देयर इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयमेंट. मतलब लोगों को जॉब्स दी जाती है थ्रू दिस पर्टिकुलर थिंग. हेंस अप्लाइड हिस्ट्री इज अंडरस्टैंडिंग आवर प्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ आवर हिस्ट्री. मतलब क्या कि अपना जो हिस्ट्री है उसके बेसिस पे आज हम लोग प्रेजेंट समझ सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल पहले के टाइम पे, इफ यू कैन सी इन दिस, पहले के टाइम पे जो कैटरैक्ट सर्जरी होता था वो कैसे होता था. तो देयर वाज अ मेडिकल, एक विशारद होते थे जिसको हम लोग सुश्रुता बोलते थे. अभी वो एक छोटा सा चिमटा लेता था, एक टोंग लेता था, और वहां पे कैटरैक्ट सर्जरी जिसको हम लोग मोती बिंदु बोलते हैं या मोतिये का ऑपरेशन बोलते हैं. तो एक टोंग रहता था, एक चिमटा रहता था, वो मस्त, वो जो ऋषि मुनि होता था वो ऐसे करके हटा देता था तो वो हो जाता था. दैट वाज 4000 years ago. बट आज अगर देखे तो प्रॉपर लेजर के साथ, अरे सर जी आप सो जाइए, और फिर वो डायरेक्टली एक आंख खाली ऐसे किया तो 5 मिनट में तो लेजिक के थ्रू वो पूरा हट जाता है. तो आज के जमाने में कैटरैक्ट सर्जरी वैसा होता है. तो व्हाट इज दैट? दैट इज ऑब्वियसली फाइंडिंग राइट डायरेक्शन फॉर द बेनिफिट फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन. सो वो पास्ट के थ्रू हमने देखा कि प्रेजेंट में हम चेंजेस ला सकते हैं, एंड दैट इज द बेनिफिट ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन. मैनेजमेंट क्या होता है? तो मैनेजमेंट दो टाइप का होता है अबाउट दिस कल्चरल हेरिटेज एंड नेचुरल हेरिटेज. कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं फर्दर, कल्चरल हेरिटेज को, इनटू टैंजिबल एंड इनटैंजिबल. टैंजिबल मतलब क्या? द थिंग्स जिसको हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं. लाइफ इज मोर देन 1 year. जैसे फॉर एग्जाम्पल गाड़ी ली, टैंजिबल है. लैंड खरीदा, टैंजिबल है. बिल्डिंग है, टैंजिबल है. फर्नीचर टैंजिबल है. व्हाट इज दैट? मतलब हम लोग उसको टच कर सकते हैं. यस, लाइफ इज मोर देन 1 year. लाइफ होता है बेसिकली. लाइफ मतलब वो जिंदा वाला लाइफ नहीं रे, वो ज्यादा टाइम तक टिकता है वैसा वाला. इनटैंजिबल मतलब क्या? जो हम लोग नहीं देख सकते. जैसे एब्स्ट्रैक्ट है, फीलिंग्स. मैं खुश हूं,
अंदर से मैं दुखी हूं। हंसते हुए चेहरे का ये मतलब नहीं कि मुझे दर्द महसूस नहीं होता, मतलब वो मीम वाला जैसा वाला, तो वो हंस रहा हूं मैं बट अंदर से मैं दुखी हूं। व्हाट इज दैट? दैट इज इनटेंजिबल। एंशिएंट साइट्स आते हैं टैंजिबल के अंदर। We can see artifacts which are there in tangible. We can see sculptures which are there in tangible. Buildings tangible में आते हैं, manuscripts आते हैं, manuscripts मतलब handwritten documents, paintings आते हैं। Intangible में आते हैं oral tradition and their language, traditional knowledge, social customs and rituals of celebrating festivals, styles of performing art and certain traditional skills. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात कर सकते हैं अबाउट पॉट मेकिंग, बास्केट वीविंग, पॉटरी, ये सब क्या हो गया, ये सब ट्रेडिशनल स्किल है। तो इनटेंजिबल है, जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है। एंड कम्युनिटी डांस जैसे किए जाते हैं, तो उसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़ी होता है। गणपति विसर्जन में जो डांस करते हैं हाड़े अपने हिसाब से डांस करते हैं, राइट? व्हाट इज इट? उसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है क्या? नहीं। सो व्हाट इज दैट? ऑब्वियसली इनटेंजिबल है, वो हैप्पीनेस, वो फीलिंग जो हमें मिलती है। Communities, groups who represent such tradition, customs and skills. In this, we are going to understand and learn about certain natural heritage. जैसे for example, the importance of this thought of biodiversity is very important. It includes certain things जैसे flora, that is flowers, fauna, that is animals, ecology, that is अपना जो biodiversity है वो। इसके साथ साथ जियोमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक, तो पहले जैसे हम लोग ज्योग्राफी के बेसिस पे देखे तो कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैसे अर्थ फॉर्म हुआ, माउंटेन्स कैसे फॉर्म हुआ, पहले प्लेटलेट्स थे, उसका टेक्टोनिक चेंजेस कैसे आया जिसकी वजह से वो प्रेशर की वजह से धीरे धीरे माउंटेन का हाइट बढ़ रहा है। जैसे आज अगर देखिए माउंट एवरेस्ट का हाइट दिन ब दिन बढ़ते जाता है। व्हाट इज इट ऑल अबाउट? दैट इज ऑब्वियसली जियोमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक्स which is crucial for sustaining the flora and fauna of a particular region. The preservation important बहुत ज्यादा है। Why? Because the preservation for all these things is important for our future generations. यूनेस्को ने इसी वजह से वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया है। कैन यू इमेजिन? यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन विच इज एन ऑर्गन और विच इज अ ब्रांच ऑफ यूनाइटेड नेशन, उसने एक इनिशिएटिव लिया दैट वर्ल्ड में जितने भी ऐसे साइट्स है, नेचुरल हेरिटेज है या कल्चरल हेरिटेज है या मैनमेड हेरिटेज है, वो सब हेरिटेज को हम प्रिजर्व करेंगे, कंजर्व करेंगे, एंड दोज विल बी डिक्लेयर्ड एज नेचुरल हेरिटेज साइट और कल्चरल हेरिटेज साइट बाय यूनेस्को। It has announced directives of promotion of cultural and natural heritage, which is based on which declared as World Heritage Site. तो देखते हैं ऐसे कौन से World Heritage Site है. It's going to be fun. Let us see. Starting with the first part, the Khas Plateau. Now, Khas Plateau in the district Satara is also part of Western Ghats. Now, ये visit करने के लिए honestly देखें तो actual जो time frame है that is between October to January February तक, ये वो टाइम फ्रेम है जब भी सबसे ज्यादा हम लोग विजिट कर सकते हैं इन दिस Khas Plateau. इट इज कॉल्ड एज द वैली ऑफ फ्लावर्स बिकॉज ये अक्टूबर से जनवरी तक फ्लावर सबसे ज्यादा ब्लूमिंग होते थे. इसके लिए एट अ ग्लांस जब भी हम लोग देखें देयर आर सो मेनी डिफरेंट इंडियन ट्रेडिशंस. जैसे फॉर एग्जांपल इंटेंजिबल हेरिटेज में देखें 2001 में कुटियाट्टम डांस द संस्कृत थिएटर ऑफ केरला वाज डिक्लेयर्ड एज हेरिटेज साइट. 2003 में द ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग. 2005 में रामलीला द ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस ऑफ रामायण इन उत्तर प्रदेश. 2009 the famous Ramman dance that is religious festival and ritual theater of Garhwal Himalayas. 2010 the famous Kalbelia songs, the folk songs and dances of Rajasthan. 2010 the famous Chau dance, a tradition from eastern India, that is the famous Chau dance, was declared as natural heritage or world heritage in 2010. Next 2010 में ही the famous Mudiyat dance, a ritual theater of Kerala. 2012 में Buddhist chanting of Ladakh region, that is the recitation of the sacred Buddhist text in the Trans-Himalayan region, Jammu and Kashmir. 2013 में the famous Sun Kirtan, that is the ritual singing, drumming and dancing of Manipur.
2014 में द ट्रेडिशनल ब्रास एंड कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल मेकिंग, ये हुआ था एट अ प्लेस कॉल्ड एज जंडियाला गुरु डिस्ट्रिक्ट, एंड ये जो परफॉर्मेंस है उसको बोलते थे ठाठेरास, विच इज इन पंजाब. सो ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है जंडियाला गुरु, दैट इज जंडियाला गुरु डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब, एंड दैट इज जो परफॉर्मेंस है दैट इज कॉल्ड एज ठाठेरा, जो इज डिक्लेयर्ड एज इंटेंजिबल हेरिटेज साइट इन 2014. 2016 में योगा was declared as intangible heritage. After that, we are going to learn today the world of cultural heritage site which are given declared by UNESCO in India. So 1983 में the Agra Fort, same year 1983 Ajanta Caves, 1983 Verul, that is Ellora Caves, 1983 same year Taj Mahal, 1984 the group of monuments at Mahabalipuram, 1984 Sun Temple Konark, 1986 the churches and convents of Goa, 1986 Fatehpur Sikri, 1986 the group of monuments at Hampi, 1986 the same year Khajuraho group of monuments, 1987 Elephanta Caves, 1987 the great living Chola temples. 2004 में वो ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स में से एक टेम्पल को डिक्लेयर किया था एज वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट, दैट वाज गंगाईकोंड चोलापुरम टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल एंड ऐरावतेश्वर टेम्पल विच इज एट दारासुरम. 1987 में ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट पत्तदकल, 1989 बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स एट सांची, that is the famous Sanchi Stupa. 1993 में हुमायूं's tomb, that is in Delhi. 1993 में कुतुब मीनार was declared as World Heritage Site and its monuments in Delhi. 1999 the Mountain Railway of India, which includes Darjeeling Himalayan Railway, Nilgiri Mountain Railway and the Kalka Shimla Railway line. 2002 में महाबोधि Temple Complex, which is at Bodh Gaya. 2003 में the rock shelters at Bhimbetka, the famous cave paintings of Bhimbetka. 2004 में Champaner Pavagadh Archaeological Park. 2004 में the famous Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus Mumbai, CSMT railway station. 2007 Red Fort Complex, India, that is Delhi obviously. 2010 में Jantar Mantar, Jaipur. 2013 Hill Forts of Rajasthan. 2014 Rani Ni Vav or Rani Ki Vav, that is Queen Stepwell, it is at Patan, Gujarat. Archaeological site at Nalanda Mahavira, that is the famous Nalanda University at Nalanda, Bihar. 2016 में the complex, capital complex at Chandigarh. 2017 में अहमदाबाद, the entire city was declared as the historical city. Now बच्चा ये सब में से ना बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे कल्चरल हेरिटेज साइट्स हैं जो हमारे जो नए नोट्स बने हैं वो नोट्स के पीछे तुम लोग देख सकते हो 10, 20, 50, 100, 500 एंड 2000 तक के नोट तक तुम लोगों को रानी की वाव दिखेगा, 500 के नोट पे रेड फोर्ट दिखेगा, तुम लोगों को मतलब क्वीन स्टेपवेल दिखेगा, तुम लोगों को सांची स्तूपा देखने मिलेगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. When we talk about cultural heritage, now coming to natural heritage. 1985 में काजीरंगा नेशनल पार्क was declared as natural heritage site along with Kevladev National Park, that is in 1985, the same year, and the same year Manas Wildlife Sanctuary. Sundarbans National Park was declared in 1987. 1988 में Nanda Devi and Valley of Flowers National Park, which was in 2005 again Flowers National Park. 2012 में the famous Western Ghats was declared as World Heritage Site. 2014 में the Great Himalayan National Park Conservation Area was declared as Natural Heritage Site. 2016 में Kangchenjunga, which is obviously हम उसका pronunciation करते हैं कंचनजंगा नेशनल पार्क, तो ओरिजिनली उसका स्पेलिंग होता है Kangchenjunga, that was declared in 2016 as World Natural Heritage Site. Now when we talk about this aspect of applied history क्या होता है, तो मैनेजमेंट में कल्चरल हेरिटेज एंड ऑब्वियसली नेचुरल हेरिटेज तो हमें पता है,
कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए हमारे पास आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, बट उसके साथ एक और बॉडी है जो लोगों को नहीं पता, दैट इज इंडिया स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटैक। नाउ for conservation and preservation what is required is participation of experts from various field। हर एक अलग अलग फील्ड से हमें एक्सपर्ट चाहिए एंड वो उनका पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी फॉर एग्जांपल मेरे बहुत पुराना मेरे पास एक पेंटिंग था। आई एम अ क्यूरेटर ऑफ अ म्यूजियम, मतलब जो म्यूजियम का ध्यान रखता है। अभी मेरे पास कोई एक मेरे अंडर काम करने के लिए एक पर्सन आया, उसको मैंने बोला बेटा तू सीख रहा है? उसने बोला हाँ सीख रहा हूँ। तो उसने बोला कि मैंने बोला एक काम कर, तू ये पेंटिंग है इसको पोंछ दे, तभी तक मैं आता हूँ। तो पोंछना मतलब हमारे लैंग्वेज में उसको गीले कपड़े से नहीं बट सूखे कपड़े से होता है। उसने गीला कपड़ा लिया और ऑलमोस्ट 1,500-2,000 साल पुराना पेंटिंग पोंछ दिया, मतलब खत्म कर दिया। तो ऐसे होता है क्या प्रिजर्वेशन? नहीं, इसके लिए एक्सपर्ट नेसेसरी है, रिक्वायर्ड है। अवेयरनेस होना चाहिए अबाउट कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल हिस्ट्रीज ऑफ दैट हेरिटेज साइट। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री। नाउ कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट बट इट डज नॉट चेंज इन इट्स ओरिजिनल स्टेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल द सर्वे ऑफ द लोकल सोशल स्ट्रक्चर, साइकोलॉजी ऑफ द पीपल एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय देम इन द प्रेजेंट सिचुएशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अभी ये कैसे होता है, ध्यान से सुनो। फॉर एग्जाम्पल मैं एज अ सर्वेयर गया एंड मैंने वो पर्टिकुलर कोई हेरिटेज साइट है या कोई मंदिर है या कोई मॉन्यूमेंट है, उसको मैंने कुछ चेंजेस किया। वो मेरे हिसाब से नहीं हो सकता, मैं करेक्ट रहूंगा बट मेरे हिसाब से नहीं होगा। क्यों? बिकॉज जो लोकल्स रहेंगे वहां पे उनकी भावनाएं जुड़ी है उसके साथ, वो मॉन्यूमेंट के साथ। मैंने अगर वो चेंज कर दिया तो वो लोकल्स मुझे मारने आ सकते हैं या फिर मुझे मेरे अगेंस्ट हो सकते हैं। सो दैट इज व्हाई द लोकल सोशल स्ट्रक्चर, टू अंडरस्टैंड दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। साइकोलॉजी ऑफ द पीपल, लोगों का माइंडसेट कैसा है वो समझना जरूरी है। एंड द चैलेंजेस फेस्ड बाय देम इन द प्रेजेंट सिचुएशन, कि भाई आज के जमाने में ऐसा क्या क्या चैलेंजेस वो लोग फेस कर रहे हैं, बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, द प्रिकॉशंस आर टेकन अकॉर्डिंगली, जैसे अवॉइड हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ द लोकल पीपल, जैसे मैंने बोला। द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। एंड द सिस्टमैटिक प्लान, सिस्टमैटिक प्लान मतलब क्या कि भाई बरोबर से जो हम करने आए हैं वो ही करेंगे। तो अगर कोई पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट को मैं प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन के हिसाब से स्टडी करने जा रहा हूं तो उसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, उसको ओरिजिनल स्टेट में रखेंगे। टू एंजॉय द लोकल स्किल्स इन क्रिएटिव वे एंड क्रिएट बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर द लाइवलीहुड। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जाते हैं अलग अलग जगह पे, मैं फॉर एग्जाम्पल गया गोवा, चर्चेस देखने गया। एक फेमस चर्च है वहां पे, बॉम जीसस चर्च, सेंट जेवियर्स का बॉडी है वहां पे वो चर्च में मुझे एक गाइड मिला। तो वो गाइड मुझे समझा रहा था, बता रहा था, सिखा रहा था कि भाई क्या हुआ था वो टाइम पे। सो वो लोकल्स जो है उनको भी लाइवलीहुड मिलेगा, दैट इज अपॉर्चुनिटीज फॉर देयर लाइवलीहुड। देयर आर सर्टेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे जा सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, जैसे आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर में तुम लोगों को पूछा जा सकता है ये वाला क्वेश्चन, या फिर ऑब्वियसली इसमें रॉन्ग पेयर है रम्मन डांस, द डांस फॉर्म ऑफ वेस्ट बंगाल, वो आंसर रॉन्ग पेयर है। इट इज अ फेमस डांस पेयर ऑफ मणिपुर। It is religious festival of Garhwal Himalaya, that is ritual theater of Garhwal Himalaya. Next, the famous Chola temple, Brihadeshwar temple, Kalka Shimla mountain railway. Rock shelter सुंदरबन में है क्या? नहीं, तो that is wrong pair. Rock shelter सुंदरबन में नहीं है, rock shelters are found at भीमबेटका। Yes, इसमें wrong pair है, that is अहमदाबाद में हिल फोर्ट्स है, वो वहां पे नहीं है। हिल फोर्ट्स कहाँ पे है? It is Ahmedabad, obviously it is a historical city. And hill forts are in Rajasthan. Next question पूछा जा सकता है about group of monuments, that is गंगाईकोंड चोलापुरम is a wrong pair. Group of monuments हम्पी में है, खजुराहो में है, महाबलीपुरम में है, but पत्तदकल में भी है।
तो गंगाईकोंड चोलापुरम में चोला टेम्पल्स है, इट इज नॉट ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स। एंड जंतर मंतर ऑब्वियसली जयपुर में, नालंदा बिहार, रानी की वाव गुजरात, बट ऐरावतेश्वर केरला इज अ रॉन्ग पेयर, इट इज अ टेम्पल लोकेटेड इन दारासुरम, दैट इज इन तमिलनाडु। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टैंजिबल इंटैंजिबल का इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट चार्ट है, इसमें से कोई भी 4 पूछे जाएंगे, ध्यान से सुनना, कोई भी 4 पूछे जाएंगे, 4 में से वो 4 लिखने के मतलब 8 में से 4 ब्लैंक रहेंगे, दैट विल बी, वो 4 लिखने के लिए तुमको 2 मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है अबाउट वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट्स इन इंडिया एंड आंसर इन डिटेल में, दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Starting with the next part, affiliated professional fields. Now, knowledge of history can be supportive in बहुत सारे फील्ड। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आज वाले ये साल तुम्हारा जितने भी चैप्टर्स है उसमें प्रोफेशनल फील्ड्स वाला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हर एक चैप्टर में है। मतलब आज के बाद कभी पूछना मत सर हिस्ट्री फ्यूचर में क्यों इंपॉर्टेंट है, वो मत पूछना। ये सब प्रोफेशनल फील्ड्स में किस तरह से अप्लाई करना है हिस्ट्री, ये समझाएगा तुम लोगों को ये पूरा साल। Decision making with regard to respective legal provisions and public policies in the fields of museum, archives, archives मतलब क्या, जहां पे historical documents store किए जाते हैं वो, preservation and conservation, tourism and hospitality, entertainment and mass media, ये वो fields है जहां पे respective legal provisions के public policies के basis पे हम लोग knowledge of history support किया जाता है। Every field mentioned here, expert personnel with specialized skills is required. जैसे एक आर्किटेक्ट होगा, वो बिल्डिंग का प्लान बनाएगा या म्यूजियम का प्लान बनाएगा, वो प्लान बना के छोड़ देगा, पेपर पे वो ही लाएगा, बट एक्चुअली बनाना रहेगा तो उसके लिए हमें इंजीनियर लगेगा। वो इंजीनियर करके वो एक्सपर्ट पर्सनल रहेगा अपने काम में। कोई हिस्टोरियन रहेगा जो वो म्यूजियम के बारे में जो चीजें रखी गई है वो एक्सप्लेन करेगा। एक आर्कियोलॉजिस्ट रहेगा जो रिमेन्स को स्टडी करेगा। म्यूजियम क्यूरेटर रहेगा जो उसका केयरटेकर होगा, क्यूरेटर जो फर्स्ट पर्सन रिस्पॉन्सिबल होगा म्यूजियम के लिए। सोशियोलॉजिस्ट जो सोसाइटी में एक्सप्लेन करेगा, मेंटेन करेगा और समझाएगा कि सोसाइटी किस तरह का है। लीगल एक्सपर्ट लगेगा फॉर ऑब्वियसली एज अ लॉयर, लीगल एक्सपर्ट लगेगा। स्किल्ड फोटोग्राफर लगेगा and archive management professionals are important. So every field mentioned here will require expert personnel in their own specialized skills and of course ये तो खाली representative list है, इससे अलावा भी बहुत सारे लोग होते हैं while maintaining history. The help of experts from many more fields is required. These experts need to have adequate knowledge, that is perfect knowledge of history for the ancient sites, the historical backgrounds of the structural remains and artifacts. जैसे एंशिएंट साइट्स का नॉलेज किसको रहेगा, एक्सपर्ट को रहेगा, वो हिस्टोरियन के पास रहेगा, उसका स्टोरी, उसका स्ट्रक्चरल रिमेन्स, उसका बैकग्राउंड, उसका आर्टिफैक्ट्स। The projects in the field of applied history can create various opportunities for these professionals. These are important questions जो पूछे जा सकते हैं dear students. National Archives of India is situated in Delhi. Dash needs language, philosophy. This is an important concept chart which will be coming for your exam. Next, important do you know section. The city of Ur, which is in Mesopotamia. अब ये important 2 mark answer है dear students, इसके लिए last में रखा है, let us see. What is the city of Ur? Ur वो म्यूजियम का, वो सिटी का नाम है obviously. The earliest museum जो वर्ल्ड में earliest museum था, that was this. It was discovered, it was of 6th century BCE. 6th century, century मतलब the time span of 100 years. So 6th century BCE in the world was discovered during the excavation. जब कभी excavation हुआ था of the city of Ur. City of Ur किधर है? In Mesopotamia. तो ये 4 सिविलाइजेशन सबसे पुराने थे। अपने इंडिया का हरप्पन सिविलाइजेशन, एक चाइनीज सिविलाइजेशन, एक इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो ममीज वाला है, एंड 4th वन इज मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो आज अगर देखें तो इट इज टुडेज डे सऊदी अरेबिया, सम पार्ट्स ऑफ कुवैत।
The excavation of city of Ur in Mesopotamia was started under the leadership of Sir Leonard Woolley. क्या नाम था? Sir Leonard Woolley or Sir Leonard Woolley. He started excavation in 1922 till 1934. This museum was built by the Princess of Mesopotamia herself. उसने खुद ने वो बनाया था एंड उसका म्यूजियम बनाया था एंड वो म्यूजियम का केयर टेकर भी वो खुद ही थी, दैट इज क्यूरेटर भी वो खुद ही थी. हर नेम वाज एनी गोल्डी. क्या नाम था? एनी गोल्डी, डबल एन वाला एनी. एनी गोल्डी, शी हरसेल्फ वाज द क्यूरेटर ऑफ द म्यूजियम. दिस इज द सिटी ऑफ ऊर इन मेसोपोटामिया. इसका ना एक नोटवर्दी फीचर ये था, उसमें जब भी मिला हम लोगों को क्ले टैबलेट्स. अभी क्ले टैबलेट्स के ऊपर कुछ ना कुछ इंस्क्राइब किया हुआ था. सर टैबलेट मतलब वो अपना वो एप्पल वाला टैबलेट आता है या सैमसंग वाला आता है वैसा नहीं, ये क्ले का टैबलेट था जो खाली दीवार के ऊपर रखा जाता था. उसके ऊपर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखी जाती थी. जैसे कोई रॉयल ऑर्डर, आज राजा का फरमान कुछ आया तो रॉयल ऑर्डर उसके ऊपर लिखा जाता था. इंस्क्राइब विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ द एग्जिबिटेड आर्टिफैक्ट्स. दूसरा इंपॉर्टेंट डू यू नो सेक्शन, दैट इज आवर इंडियन म्यूजियम ऑफ कोलकाता. ये बहुत ज्यादा फेमस है, ध्यान से सुनना कैसे. ये इंडियन म्यूजियम कोलकाता का was founded by Asiatic Society in 1814. Yes dear students, सेकेंड चैप्टर में हमने जेम्स मिल के बारे में पढ़ा था जिन्होंने ये हेल्प किया था, या सर विलियम जोन्स के बारे में पढ़ा था जिन्होंने ये बनाने में मदद किया था. बट यहाँ पे जो फाउंडर थे, एक्चुअल फाउंडर, दैट वाज द डैनिश बॉटनिस्ट. डैनिश मतलब ऑब्वियसली डेनमार्क के एक बॉटनिस्ट थे. बॉटनिस्ट मतलब फूल पत्तों के डॉक्टर. दैट उनका नाम था नेथेनियल वॉलिच. नेथेनियल वॉलिच, a Danish botanist, was the founder of and the first curator, that is the caretaker of this museum. ये म्यूजियम कौन सा है? The Indian Museum, that is in Kolkata. The photograph which you can see here in this museum, और अपने टेक्स्ट बुक में भी दिया है, वो 1905 का है. और आज भी अगर जाए ना तो ये म्यूजियम वैसे का वैसा ही दिखता है. The museum has 3 main departments: arts, archaeology and anthropology. AAA. Arts, archaeology, anthropology. The other affiliated departments are conservation, publication, preservation, photography, exhibition presentation, model making, training, library, security. इसके अलावा आर्काइव्स जब भी हम लोग देखें तो मालूम है एक पर्टिकुलर फील्ड में आर्काइव्स को स्टडी करने के लिए सिलेक्टिव फील्ड्स भी होती है. जैसे फॉर एग्जांपल आर्काइव्स आर प्रिजर्विंग ओल्ड डॉक्यूमेंट्स, जैसे हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, फिल्म्स. एंड ये आर्काइव्स के लिए नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया बनाया गया है इन न्यू दिल्ली. एवरी स्टेट इन इंडिया हैज इट्स ओन आर्काइव इंडिपेंडेंटली एंड दैट इज व्हाई अमंग्स देम विद डिस्टिंक्ट पर्पस आर्काइव देखे. जैसे फिल्म्स के लिए तो एक फिल्म्स मेंटेन करने के लिए तो कितने सारे लेजेंडरी मूवीज है. द मेन ऑफिस ऑफ दिस नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन पुणे, दैट इज इन महाराष्ट्र, एंड इट इज एस्टैब्लिश्ड इन 1964. अब ये मीडिया यूनिट बनाया था विद अ पर्पस कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, यहाँ पे उन्होंने जितने भी रेयर इंडियन फिल्म्स है वो सब के सब यहाँ पे रखे गए हैं. जैसे तुम्हारे मुगले आजम है, शोले है, लगान है, ऐसे बहुत सारे फेमस मूवीज थे. अभी ये सब के ओरिजिनल रील्स है वो सब रखी गई है यहाँ पे. रील्स मतलब वो अपना इंस्टा वाला नहीं रहे, पहले के जमाने में डिजिटल नहीं होता था, वो मूवी के रील्स होती थी और वो रील्स फिट की जाती थी. तो वो रील्स आज भी रखी गई है इन पुणे. इट सर्व्ड 3 ऑब्जेक्टिव्स. सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट, टू सर्च एंड ऑब्टेन रेयर इंडियन फिल्म्स. सेकेंड, to preserve the heritage for the benefit of future generation, and third, to categorize the important aspects of the film. ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया. इसके अलावा we need to create documentation and catalogs. किसी को अगर मूवी चाहिए तो उसका डॉक्यूमेंटेशन एंड कैटलॉग फ्यूचर रेफरेंस के लिए कि भाई ये मूवी का ये पार्ट किसी ये पर्सन लेके गया था. कैरी आउट रिसर्च इन द फील्ड एंड टू एस्टैब्लिश अ सेंटर फॉर फिल्म कल्चर. यही है इंपॉर्टेंट, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, एग्जाम में आ सकता है। ये इसके क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई वुड रादर से अच्छे से पढ़ो, ट्रिकी है, सिंपल है। That's it from my side, dear students. Thank you so much. We'll meet you later. That's the end of this video. All the best.